नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत आज फिर से आपके सामने अपना नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट, जिसका शीर्षक है माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्देशन कार्यक्रम, गाइडेंस प्रोग्राम फॉर इंडियन सेकेंडरी स्कूल्स। तो स्टूडेंट्स, माध्यमिक विद्यालयों में यानी जो 10th क्लास तक के स्तर के बच्चे होते हैं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक जिसको अपन कहते हैं, 11-12 तक के, यानी माध्यमिक शिक्षा के बालकों के लिए अपने को कहा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा स्तर के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को किस तरीके से गाइडेंस किया जाता है, किस तरीके से उसे निर्देशन के प्रोग्राम के लिए संगठित किया जाता है, और उन बच्चों को निर्देशन देने के लिए निर्देशन के किन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में जब निर्देशन का प्रोग्राम संगठित करते हैं, तब उसका सबसे पहला सिद्धांत है, वो है निर्देशन के कार्यक्रम का उद्देश्य। यानी जिस कार्यक्रम को हम निर्देशन के लिए संगठित करने जा रहे हैं, उसके एम्स क्या है, किस पर्पज़ से हम उसको संगठित कर रहे हैं बच्चों को अपने निर्देशन देने के लिए। तो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को जानने के लिए हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए कि निर्देशन के उद्देश्य को जो हम कर रहे हैं, जिन एम से हम जो कार्यक्रम संगठित कर रहे हैं, वो किन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, किन लक्ष्यों तक उनके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, और वो उद्देश्य कितना सफल होता है। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए अगर अपन कोई प्रोग्राम करते हैं, तो बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य लक्ष्य विहीन है, और बिना उद्देश्य के कार्यक्रम सफल भी नहीं होता है। निर्देशन का कार्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं को समझने, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है, और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किए जाने का प्रयास निर्देशन के कार्यक्रम में किया जाता है। यानी निर्देशन का कार्यक्रम इसीलिए संगठित किया जाता है। हर व्यक्ति का, हर बच्चे का उसके घर, परिवार और उसके पास पड़ोस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और छात्रों के उस प्रभाव को देखने के लिए निर्देशन का कार्यक्रम यह प्रभावित करता है कि छात्रों को कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित कर सकते हैं, निर्देशन के दौरान किन तत्वों से छात्र प्रभावित होंगे। यह कार्यक्रम इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्यक्रम का जो पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है, वो है कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर। क्योंकि उद्देश्य विहीन कार्यक्रम कोई भी हो, वो कभी सफल नहीं होता। उद्देश्य विहीन कार्यक्रम असफल ही होते हैं। नंबर 2, कार्यक्रम का प्रयोजन, यानी कार्यक्रम की किस प्रकार की योजना तय की जाती है, किस प्रकार उसकी प्लानिंग की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निर्देशन के उद्देश्य निश्चित कर देने के बाद में कार्यक्रम का दूसरा जो होता है सिद्धांत, वह होता है प्रयोजन करना। यानी किसी कार्यक्रम की योजना बनाना, किसी कार्यक्रम की निश्चित योजना बनाकर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना या लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए छात्रों को संतुष्ट करना। क्योंकि निर्देशन का जो कार्यक्रम है, निर्देशन का जो प्रोग्राम है, वो कभी स्थिर नहीं रहता। वो छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार, छात्रों के उद्देश्यों के अनुसार उसमें परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई चीज़ हो या कोई भी प्रोग्राम हो, वो किसी एक जगह पर एक समय में वो स्थिर नहीं रहती। तो समय और परिस्थितियों को देखकर हर चीज़ में जैसे परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से निर्देशन के कार्यक्रमों में भी समय और परिस्थिति को देखकर उसमें भी परिवर्तन आता है। तो कार्यक्रम के उद्देश्य के बाद में दूसरा होता है कार्यक्रम का प्रयोजन करना। क्योंकि नए उद्योग धंधे हैं जो हमारे देश में स्थापित हो रहे हैं, तो नए उद्योग धंधों के कारण जो ग्रामीण जनता है, वो नगरों की तरफ जाने के लिए जिज्ञासु हो रही है, वो नगरों की तरफ जाते हैं। यातायात के साधनों का भी विस्तार हो रहा है। इसके अनुसार ही विद्यालय के लक्ष्य तथा कार्यक्रम प्रभावित होते हैं, और इनके अनुसार ही उनको तय किया जाता है। ध्यान रहे, माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनको जो निर्देशन के कार्यक्रम
जो प्रस्तावित किए जाते हैं या संगठित किए जाते हैं, तो उसमें निर्देशन के को ध्यान में रखते हुए लचीलेपन का विशेष ध्यान देना चाहिए। गाइडेंस के कार्यक्रम में उसका कोई भी काम हो, वो निर्देशन में लचीलापन होना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि किसी भी कठोर निर्देशन से कोई भी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सफल तो हो जाते हैं, लेकिन छात्र उस लक्ष्य को प्राप्त करके फिर उन उद्देश्यों से वो संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए निर्देशन के कार्यक्रमों में हमेशा लचीलापन होना चाहिए। फिर आता है नंबर 3, उत्तरदायित्व को निश्चित करना। उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए अलग अलग अध्यापकों को अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं। निर्देशन के कार्यक्रम में हर अध्यापक अलग अलग तरीके से अपने निर्देशन को देने के लिए तत्पर रहते हैं और हर अध्यापक के लिए एक एक चीज़ उसकी अलग अलग उत्तरदायित्व, यानी अलग अलग अध्यापक को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्योंकि छात्रों को निर्देशन देने के लिए अध्यापकों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी होता है और अध्यापकों का जो सहयोग लेते हैं तो उसमें भी गाइडेंस देने के लिए, दिशा निर्देश के लिए उचित और योग्य अध्यापकों का चयन किया जाता है। अध्यापकों की रुचि तथा उनकी योग्यता के आधार पर उनको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। जैसे कि किसी विज्ञान का जो अध्यापक होगा, बायोलॉजी पढ़ाने वाला, उसको हम हिंदी की किताब हाथ में दे देते हैं या वो क्या कहते हैं उसको, साइंस या नहीं एसएसटी उसको बुक हाथ में दे देते हैं, तो वो उस प्रकार की रुचि नहीं ले पाएगा जितना उसको साइंस बायो में उसकी रुचि है। और उसी तरीके से किसी एक शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक को, जैसे कि वो व्यायाम करवाने वाला अध्यापक होता है, उसको अपन इंग्लिश की किताब हाथ में दे देते हैं तो वो उसमें रुचि नहीं दिखा पाता है। तो मतलब अध्यापकों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अध्यापकों को दिशा निर्देश के लिए या निर्देशन के लिए जो कार्यक्रम संगठित किया जाता है वो उनकी रुचि और उनकी योग्यताओं के आधार पर और उनके इंटरेस्ट के आधार पर तय किया जाता है कि किस तरीके से निर्देशन को तैयार करने में, संगठित करने में छात्रों का वो सहयोग प्राप्त कर सके। फिर बाद में चौथा पॉइंट जो है वो निर्देशन के सिद्धांत का है कि निर्देशन का कार्यक्रम किया गया है उसका मूल्यांकन, यानी निर्देशन के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है। निर्देशन के कार्यक्रमों की मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जिन उद्देश्यों के लिए हमने इस प्रोग्राम को संगठित किया है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने इस प्रोग्राम को संगठित किया है, तो वो कहाँ तक अपनी स्थिति में कहाँ तक वो सफल हो पाया, कहाँ तक छात्रों के लक्ष्यों की पूर्ति करने में वो सक्षम हो सका, किस प्रकार छात्र उस कार्यक्रम को करने के लिए कार्यक्रम को करने के लिए क्या कह सकते हैं अपन के छात्र ने किस प्रकार सहयोग दिया, सहभागिता छात्रों की अपने अध्यापक के साथ किस प्रकार रही। निर्देशन का कार्यक्रम को संगठित किया है उसका दूसरा उद्देश्य यह है कि छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ, छात्रों को समय के अनुकूल हुआ, छात्रों की परिस्थितियों को देखते हुए उसके अनुकूल हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि देश में समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, तो उस परिवर्तन के अनुरूप छात्रों को निर्देशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में कितनी सफलता हुई, ये अपने व निर्देशन की जो आवश्यकता है, गाइडेंस जो माध्यमिक स्तर के बच्चों को दिया जा रहा है, उसके अनुरूप किस तरीके से बच्चों को किस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशन दिया जा रहा है, हमने पढ़ा निर्देशन के प्रिंसिपल्स, यानी उसके क्या सिद्धांत है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि निर्देशन के कार्यक्रम की विशेषता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है निर्देशन गाइडेंस के कार्यक्रम जो अपन संगठित करते हैं उसकी। नंबर 1 है बच्चों, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग देना निर्देशन का पहला कार्यक्रम या पहली उसकी विशेषता है। नंबर 2, निर्देशन के कार्यक्रम में व्यक्ति का एक व्यक्ति से ही संबंध होता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं होने से वह समूह में निर्देशन अलग तरीके से दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति से जो निर्देशन दिया जाता है वो एक व्यक्ति द्वारा अलग से दिया जाता है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर आधारित निर्देशन का प्रोग्राम होता है तो समूह के आधार पर निर्देशन को संगठित किया जाता है।
निर्देशन कार्यक्रम की दूसरी विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्देश दे रहा है, कोई भी अध्यापक या कोई भी विशेषज्ञ जो निर्देश दे रहा है, वो व्यक्ति एक विशेषज्ञ होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और निर्देश देने में वह योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यह बात विद्यालयों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि छोटे से विद्यालय में एक व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निर्देशन दिया जा सकता है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में एक व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित अपने निर्देशन दिया जा सकता है। बड़े माध्यमिक स्तर तक के व्यक्तियों में एक प्रशिक्षित तथा योग्य व्यक्ति द्वारा निर्देशन दिया जा सकता है। एक से दूसरे की सलाह लेकर उसमें उसके समन्वयक रूप से भी उसको निर्देशन के कार्यक्रम को अपन संगठित कर सकते हैं। और उस कार्यक्रम में जो अपन निर्देशन देते हैं वो हमेशा उद्देश्य विहीन नहीं होता है, क्योंकि उद्देश्य विहीन निर्देशन कभी सफल नहीं होता है। तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी योग्य व्यक्ति द्वारा विशेष निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति के कार्य के लिए, निर्देशन के लिए बहुत ही जरूरी है। निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा निरंतर चलने वाली होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, बालक जब प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है, जब वो नर्सरी से लगाकर नर्सरी, केजी, प्रेप से प्राथमिक, मिडिल तक आता है, उसके बाद में माध्यमिक स्तर तक आता है, फिर उच्च माध्यमिक स्तर तक आता है, तो हर स्तर पर अलग अलग निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा नर्सरी क्लास में आता है तो उसको अलग तरीके से निर्देश दिया जाता है। जब वो प्राथमिक कक्षा में आता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। और जब वह माध्यमिक स्तर तक बच्चा पहुंच जाता है तब उससे गाइडेंस के लिए एक अच्छे निर्देशन की और एक योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय बच्चा अपनी मनोस्थिति के अनुकूल उस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह किशोरावस्था में होता है। वह, उसकी बाल्यावस्था वगैरह सब समाप्त हो चुकी है। किशोरावस्था में बालक एक उद्दंड बालक होता है, तूफानी बालक होता है। तो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए एक योग्य तथा प्रशिक्षित निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो योग्य व्यक्ति द्वारा ही दिया जा सकता है। छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी रुचियों के आधार पर योग्य अध्यापकों का चयन किया जाता है, क्योंकि उन छात्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो अध्यापक खुद सक्षम है या नहीं है, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा कि निर्देशन किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी निर्देशन के प्रकार के लिए कि विद्यालय का आकार कैसा है। विद्यालय छोटा है या बहुत बड़ा, विस्तृत रूप से बड़ा फैला हुआ विद्यालय है, बड़ी कक्षाएँ हैं, विद्यालय में कितनी प्राप्त सुविधाएं हैं, और विद्यालय का आकार, उसकी प्राप्त सुविधाएं के बाद में उसका विद्यालय का स्तर देखा जाता है कि किस स्तर का विद्यालय है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का विद्यालय और सेकेंडरी लेवल के विद्यालय और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में अंतर होता है। तो अलग अलग विद्यालयों के आकार, उनके स्तर तथा उनकी प्राप्त सुविधाओं को देखकर निर्देशन दिया जाता है। एक सफल निर्देशक अपने विद्यालय में आकर विद्यापक निर्देशन देता है, लेकिन वो विद्यालय में अगर सुविधा ना हो तो वो निर्देशन उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचता जिस लक्ष्य को अध्यापक छात्र को पहुंचाना चाहता है। तो विद्यालय का आकार, उसकी प्राप्त सुविधाएं और विद्यालय के स्तर को देखते हुए निर्देशन दिया जाता है। अब आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, एक अच्छे निर्देशन के लिए किन विशेषताओं का होना जरूरी है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो अपन पढ़ेंगे गाइडेंस का, वो यह है कि निर्देशन कार्यक्रम को उस व्यक्ति की सहायता और उसका अधिक से अधिक विकास करने की दिशा की तरफ होना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, किसी एक या किसी अलग प्रकार के समूह के बच्चों के लिए। विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, निर्देशन का कार्यक्रम सबके अनुरूप, सबके बराबर समान अवस्था में होना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि परामर्श प्रक्रिया में अगर परामर्शदाता खुद अधिक बातें करेगा तो छात्रों का ध्यान उसके ऊपर से हट जाएगा और छात्र अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, तो वो निर्देशन के कार्यक्रम में एक बाधा के रूप में होगा। तो परामर्शदाता को छात्र केंद्रित रहकर निर्देशन दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार छात्र उनको ध्यान से सुन सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसको पूरा सहयोग दे सके। निर्देशन किसी भी तरीके से छात्रों पर थोपा नहीं जाना चाहिए।
निर्देशन देने के बाद में छात्रों का वापस उत्तर लेना चाहिए, क्या वो निर्देशन देने में छात्र उनसे सहमत है या नहीं। इसीलिए अंतिम निर्णय छात्रों पर छोड़ देना चाहिए। और अपना लास्ट पॉइंट है, निर्देशन कार्यक्रम में सभी अध्यापकों को अपने योग्यता तथा कार्य दिशा अनुसार निर्देशन देना चाहिए। सबको अपने अलग अलग उत्तरदायित्व को अलग अलग विशेषज्ञों के आधार पर उनको अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए, ताकि कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए या उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्कूल स्तर पर निर्देशन का कार्यक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1, सेकेंडरी स्कूल का बालक सेकेंडरी यानी माध्यमिक स्तर तक आते आते बालक 10th+2 तक की आयु तक पहुंच जाता है। उसका शारीरिक तथा गतीय विकास, जो बालक का विकास होता है, वो सामान्यतः इस अवस्था तक आते आते पूरा हो जाता है। माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अपने यौवनावस्था तक पहुंचता है। वो अपने तीव्र विकास के कारण, क्योंकि किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था होती है, तो बालक अपने तीव्र विकास के कारण अपने यौवन के दहलीज पर पहुंचा होता है। इस अवस्था में बालक हर तरीके से गाइडेंस के लिए, मानने के लिए तैयार भी नहीं होता है। जैसे माध्यमिक स्तर तक का आता हुआ बच्चा घर में, परिवार में अपने मम्मी पापा का भी कहना नहीं मानता। उसे जो भी बातें करनी होती है, दोस्तों की बातें अच्छी लगती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा किशोरावस्था में, अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में भी, कि बच्चा इस समय माता पिता अगर उसको दोस्त की बातें बस कर बच्चों को मानते हैं, तो बच्चा उनका दोस्त बन के रहेगा। लेकिन माता पिता का जो भी निर्णय होता है या कोई भी उनका डिसीजन होता है, तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके दोस्त, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे वो अच्छे मार्ग की तरफ उसको ले जाए चाहे बुरे मार्ग की तरफ ले जाए, जो दोस्त कहते हैं वो भाषा लैंग्वेज उनको समझ में आती है। दोस्तों का कहना, दोस्तों का डिसीजन उन लोगों को समझ में आता है। तो ऐसे में विद्यार्थी के लिए जो गाइडेंस स्कूल में एक योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक के द्वारा दिया जाता है, वो एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस अवस्था को हम संवेगात्मक भंगुरता की अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था जब बालक में आती है, तो बालक में अपनी किशोरावस्था के साथ साथ अनेक समस्या भी लेकर आती है, और उन समस्याओं को निपटने के लिए, उन समस्याओं के हल के लिए बालक को एक विशेष गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस अवस्था में विद्यार्थी लैंगिक परिपक्व हो जाता है। लड़के और लड़कियों का विकास एक अलग अलग दिशा में होता है। लड़कों की दाढ़ी मूछें आना, लड़कियों का अपनी यौवना आरंभ में उसका एक अलग तरीके से विकास होना, उसका सुंदर होना, बोली मीठी होना, लड़कों की ज़बान भारी पड़ना, उनकी बोली भारी होना, दाढ़ी मूछें उगना वगैरह, इस तरीके से लैंगिक परिपक्वता होती है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग बच्चों का, जैसे लड़के और लड़कियों में अलग अलग परिवर्तन होता है। तो ऐसे में घर में तो उनको दिशा निर्देश मिलते ही है, लेकिन एक योग्य अध्यापक द्वारा उनको जब निर्देश दिया जाता है, गाइडेंस किया जाता है, वो बालक के मनोस्थिति पर एक विशेष प्रभाव डालता है। लड़के और लड़कियों का कौतूहल और उनका एक आत्मविकास के साथ साथ उनका एक नए, मतलब एक कहते हैं ना, परस्पर विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षित होना, उनके प्रति एक दूसरे की इच्छाओं को जानने के लिए जिज्ञासु होना। इस कारण लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अपनी अपनी जगह पर वो सब स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वायत्तता चाहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप, चाहे वो अध्यापक के द्वारा हो, चाहे माता पिता द्वारा हो, चाहे उसके भाई बहनों द्वारा हो, तो उसको हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। इसलिए इस स्तर तक आते आते विद्यार्थियों में गाइडेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, जो एक अध्यापक योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापक होता है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निर्देशन हमेशा छात्रों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। इस प्रकार बच्चों, हमने अपना लास्ट पॉइंट पढ़ा, माध्यमिक स्तर के बच्चों में परामर्श या निर्देशन किस तरीके से दिया जाता है। आज अपना ये 3rd यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है वो यहीं ख़त्म होता है। 3rd यूनिट भी समाप्त होता है।
मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे 4th यूनिट स्टार्ट करूँगी। तो 4th यूनिट का सब पॉइंट फर्स्ट है वो मैं लेकर आऊँगी। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो अपडेट करते से ही आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।